एक मिनट बताइए क्या हुआ सिंदूर में? आप सच बिल्कुल ऐसी 11 हवाई अड्डे जिसमें नूर खान शामिल है, क्यों उससे 11 हवाई अड्डे, क्यों कहा 11 हवाई अड्डे जिसमें नूर खान कहाँ गुम हो गए? अरे एक बात नजर नहीं आए सिंदूर के बात सुने, एक बात, 11 हवाई अड्डे 9, पूरी दुनिया में आपकी जो जनाजों की लाइन लगी थी ना इरशाद अहमद साहब, जो जनाजों की लाइन लगी थी जहां आपके सारे पॉलिटिशियंस और फौजी पहुंचे हुए थे, उसको याद कर लें, उसको याद कर लें। और आप दी जा रही है अगर आप याद कर लें, पाकिस्तान में लैंड कर रही है, क्यों पाकिस्तान अभी आपको उसने उसी ट्रंप ने उस पाकिस्तान को, उसी ट्रंप ने एक मिनट बोलने का मौका देंगे आप चुप, आप प्लीज आप दूसरे की बात सुनने की भी कुव्वत रखें। प्लीज बारी बारी से मैं किसी के लिए मैं कह रहा हूं, यहां से भी कोई बार बार इंटरप्ट करेगा तो मैं उसके बीच में आऊंगा। तो प्लीज बारी से मेरी रिक्वेस्ट है, बारी से इतना ज्यादा काउंटर नहीं चलता है भाई, वो किसी की ओर से। अमेरिका ने डंप कर दिया कुछ देर पहले कि मैंने पाकिस्तान पर एहसान किया है, पाकिस्तान की बात सुन के। ये बात आप पाकिस्तान कहां पर है वो आप भी जानते हैं, पाकिस्तान को अफगानिस्तान क्या कर रहा है वो भी आप जानते हैं, पाकिस्तान का बलोचिस्तान में क्या हो रहा है वो भी आप जानते हैं, और पाकिस्तान का 47 से लेकर के 2025 तक क्या क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। और आपके जिस प्रकार के आपकी जो 93,000 लोग गए थे, फिर वो कहेंगे कि पुरानी बात है, लेकिन ये सब बातें आपको मालूम है क्लियरली राकेश, इस ऑपरेशन सिंदूर से क्लियरली सुप्रीमसी इन 4-5 फील्ड्स में भारत की निकल करके सामने आई है। और उनको जिस तरीके का मार लगी है ये जानते हैं, सैनिक से अपने सैनिकों से जाके पूछ लें, क्योंकि जो लड़ता है उसको पता होता है कौन जीता है कौन हारा है, ये भी जानते हैं। और इस प्रकार के नैरेटिव से अपनी नाकामी भी को छुपा नहीं सकते, ये भी आप गारंटी लिख लें। और टाइम अगर आएगा तो आप ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब सुनिए ना इरशाद भाई, फखर यूसुफ जी, किसी ने नहीं कहा कि जाकर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ लो, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, और जंग कोई लड़ना नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, ये बात तय है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर एक कार्यक्रम था मानेकशॉ सेंटर में, और वहां पर, अरे रुक जाइए इरशाद भाई, नहीं अच्छा लगता है, लड़ नहीं सकते हैं इसका, रुक जाइए, नहीं लड़ नहीं सकते हैं, लड़ तो ऐसे सकते हैं कि जाकर ग्लोब देखिए मिस्टर इरशाद, ग्लोब में 2 मुल्क हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। किसने बांग्लादेश लड़कर क्या बना दिया तो वो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान कैसे लड़ सकता है जाकर लाहौर में अभी भी गूगल कर लीजिए, भारतीय सैनिकों की तस्वीर लाहौर तक दिखाई देगी, तो वो छोड़ दीजिए सर, ये पाकिस्तान सर्टिफिकेट देने की स्थिति में नहीं है। वो आपके यहाँ का कोई मेहमान बता देगा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो हिंदुस्तान ने किया, तो कैसे हिंदुस्तान लड़ सकता है, छोड़ दीजिए। आमतौर पर दुनिया, सुनिए सर, आप भी ये कहते हैं कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान भी कहता है कहने के लिए कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, कहते हैं ना भाई, लेकिन फिर पीछे 7 अंकी भेजते रहते हैं, प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं आप। तो रुक जाइए, सुनिए, तो उस कार्यक्रम में फखर यूसुफ जी, सिंपल सा एक सवाल था पाकिस्तान को लेकर, और ऑपरेशन सिंदूर पर कार्यक्रम था, तो जाहिर सी बात है चर्चा होती मानेकशॉ सेंटर में। उस पर उपेंद्र द्विवेदी ने सिर्फ इतना कहा कि भाई पाकिस्तान तय करे कि भूगोल इतिहास का हिस्सा बने रहना चाहता है या नहीं, और इसका तो प्रूफ आमिर हमजा ने दिया। लश्कर का आतंकी है, पिछले 1 महीने पहले अटैक हुआ था, मारा गया, बाल बाल बचा। किसने मारा था पता नहीं, आप लोग पता ही नहीं कर पाए अभी तक, अज्ञात बंदूकधारी, अननोन गनमैन, कौन सा धुरंधर आ गया, खैर इन सब की बात। लेकिन इस बात से इतनी खलबली क्यों है? देखिए, जहाँ तक बात है जनरल उपेंद्रा साहब का एक इंटरव्यू, जो क्लिप जिसके ऊपर आपका ये शो है, मेरे ख्याल में कोई किसी को नहीं मिटा सकता। हमारे यहाँ अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में हुआ, तो कुछ इस्लामाबाद में बैठे हुए दानिश्वर और लाहौर और कराची में, उन्होंने कहा जी खत्म कर दें, हम तो वैसे ही न्यूक्लियर पावर है, तो अफगानिस्तान की क्या औकात है कि हम मतलब हमारे सामने आके और यहाँ पे आके टेररिस्ट भेजता है, टीटीपी को सपोर्ट करता है। सेम लाइक दैट पाकिस्तान है, पाकिस्तान बिल्कुल 1971 में इंडिया ने ही बांग्लादेश का साथ देकर और पाकिस्तान को 2 टुकड़े करवाया। लेकिन अगर उसके ऊपर बात की जाए, मतलब इंटरनेशनल लॉज की और इन सारी चीजों की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंडिया के लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो उस पर प्राउड फील करे कि जी हमने तो बहुत अच्छा किया, हमने 2 टुकड़े किया। कल को पाकिस्तान खालिस्तान को सपोर्ट कर ले, कल को पाकिस्तान इंडियन साइड की कश्मीर को सपोर्ट कर ले, जो नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुने पहले, लेकिन कर तो रहा है, हमारे वाले
सुने 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 हुआ ना, हमारे वाले खड़े होके अभी वो मई में ही उनका कोई बहुत बड़ी बड़ी तकरीबें, यहाँ तकरीबात चल रही थी इस्लामाबाद के अंदर। हालांकि उस दिन बनू में 20-25 पुलिस वालों को मारा गया था टीटीपी के सुसाइड अटैक में, लेकिन यहाँ पे जश्न था इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में। तो यहाँ वाले भी कह रहे थे कि जी हम तो बता रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कर दी कि धमकियां चमकियां ना दे दोनों एक दूसरे को। अगर बहुत ज्यादा शौक है तो पिछले साल क्यों सीज फायर दोनों ने करवाए ना, करवाते ना। अब आज वाले ये कह रहे कि नहीं जी ट्रंप ने उनको कह दिया तो वो उन्होंने बंद कर दिया, वो कह रहे कि नहीं जी ट्रंप ने इनको कह दिया और इनकी रिक्वेस्ट पे आए थे। तो भाई साहब अगर आप लोग दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी, अगर दोनों के मसल्स इतने स्ट्रांग है और उनको पता है कि यार हम लड़ सकते हैं, तो कम से कम 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तो लड़ते ना मानते सीज फायर। ट्रंप को ने जो सीज फायर करवाया था वो तो खुद भी ईरान के साथ 45 रोजा जंग उन्होंने लड़ी। गजा और लेबनान के अंदर इजराइल आज भी अटैक करता है, तो किसने रोका उनको? तो क्यों रुके ये दोनों? लेकिन तो फखर भाई एक बात बताइए, ईमानदारी से बात बताइए, अगर आमने सामने की लड़ाई होती है कौन भारी है? देखिए आपका हमारा $12 बिलियन के करीब हम स्पेंडिंग्स करते हैं, आप $90+ बिलियन की स्पेंडिंग करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें तो कोई भी शायद हमारे भी ये फौज वाला हालांकि बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने भी बोला कि अगर मैं कहूं कि नहीं जी वो नहीं है हमसे ज्यादा तो ये गलत होगा। बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा, एयरफोर्स के लोगों ने कहा कि हमसे भाई ज्यादा उनके पास कैपेबिलिटीज है, वो आपके पास है सर, उससे हम इनकार कभी नहीं करते, ना पहले करते थे, ना आज करते हो, ना कल करेंगे आने वाले कल में। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अगर हमारे पास अफगानिस्तान के मुकाबले में ताकत ज्यादा है या हमारे मुकाबले में हिंदुस्तान के पास ताकत ज्यादा है तो हमारे ऊपर चढ़ दौड़े और हम अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े। ये गलत है, इससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान इसका होगा और दोनों साइड पे होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पाकिस्तान का नुकसान होगा और इंडिया कहेगा नहीं हमारा तो नुकसान हो ही नहीं रहा। ना S-400 काम आता है, आपका अमेरिकन जो पेट्रियट था उसने क्या मिडिल ईस्ट को बचाया ईरान की क्रूज और सुपरसोनिक मिसाइल से? नहीं बचाया ना, इजराइल तक को नहीं बचा पाए। तो इसलिए ये बातें करनी ये गलत है मेरे ख्याल में। नहीं बिल्कुल गलत है। मैं तो कह ही रहा हूं कि जंग तो कोई भी कभी किसी के हित में नहीं होती है मशरकी साहब, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में जंग हो, अमेरिका ईरान की जंग हो या फिर उधर रशिया यूक्रेन की जंग हो या हम आपस में लड़ भिड़ बैठे, जंग किसी के हित में नहीं होती है। लेकिन कोर ऑफ द पॉइंट क्या है? कोर ये है कि भाई टेरर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब टेररिस्तान कौन है, मैं फिर इस बात का जिक्र कर रहा हूं, शायद मशरकी साहब आप ज्यादा वाकिफ हो गए, आमिर हमजा नाम से जो लश्कर तैयबा का है, जिसके ऊपर कुछ दिन पहले हमला भी हुआ था, 1 महीने पहले टीवी स्टेशन के बाहर आपके कोई बड़े पत्रकार भी उस गाड़ी में थे जहां पर वो अटैक हुआ था। वो ये कह रहा है कि मैं तो पीओके में टेरर कैंप में था। बाइट उसकी चलाने जरा स्क्रीन पर भी रख दीजिएगा, ये देखिए उसकी बाइट है, आपके पाकिस्तान में ये कार्यक्रम है कि मैं तो पीओके के उस टेरर कैंप में था और वहां पर मिसाइलें गिरी और अल्लाह ने मुझे बचा लिया, ये वो कह रहा है सर। तो ऐसे जब तक ये आमिर हमजा लोग रहेंगे वो कहेंगे कि जाके लड़ो, वो लड़ाई की स्थिति पैदा करेंगे। तो ये तो तय आपको करना है कि ये भूगोल बने रहना है या क्या करना है। देखिए राकेश, बड़ा मैं समझता हूं कि बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है आपके आर्मी चीफ का। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अगर हम बात करें कि जियोग्राफी में कौन रहेगा और इतिहास में कौन रहेगा, तो आज 1 साल हो गया आपके नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए। और उसके बाद मैं समझता हूं कि आज खुद इंडिया इतिहास में चला गया है ऑन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। आज इंडिया दुनिया में अकेला है और पाकिस्तान का हर जगह नाम लिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगली बात भी आप सुन लें कि जो बात होती है हकीकत की वो ये है कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में मार्का हक यानी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस सेलिब्रेट किया गया और आपके वजीर आजम और आपकी गवर्नमेंट ने इस दिन को गुजारा कि हर हालत में ऑपरेशन जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है उसका कोई नाम ना ले, क्योंकि देखें फातेह जो होता है, विक्टोरियस जो होता है वो सेलिब्रेट करता है। हम पाकिस्तानी आपके ऑपरेशन सिंदूर में आपको हराने के बाद पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आ रहा सर, आ रहा। एक बार बोल लीजिए मशरकी जी को, बोल दीजिए। आपके थैंक यू। आपके जो आर्मी चीफ हैं उनके इस बयान से एक हारे हुए खिलाड़ी, हारे हुए शिकस्त खाए हुए फौजी की आवाज मुझे महसूस हुई है कहने में, और उसके कहने के अंदाज के कॉन्फिडेंस से मुझे पता चल गया
कि वो एक डरा हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो ये बात कर रहा है। हकीकत इसमें ये है कि वो जब इंडिया इतिहास का हिस्सा बन गया, चीज मैं इंडिया इतिहास में चला गया। मैं आपको सच बोलिए बोलिए। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, डरा हुआ बयान क्या होता है? जो बयान डरा हुआ वो होता है जो कि इनके असीम मुनीर ने फ्लोरिडा में दिया था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आया तो हम आधी दुनिया तबाह करके डाउन कर देंगे। इसका एक मिनट हामिद साहब, डॉक्टर हामिद प्लीज, इसका मतलब वो उसको पता है कि भारत पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पैदा कर सकता है, एक बार कर चुके हैं, दोबारा कर सकते हैं। इस वजह से उसकी जो घबराहट थी उन्होंने कहा कि मैं आधी दुनिया तबाह कर दूंगा। अभी अकबर साहब ने राकेश, डरा हुआ स्टेटमेंट वो हुआ करता है। एक मिनट भारत के चीफ ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि जो पहले हो चुका है वो दोबारा होगा अगर आपने अपनी हालात को सुधारा नहीं। ये होती है विक्टोरिया जनरल की आवाज। 30 सेकंड और मशकी साहब, 30 सेकंड और फिर मैं दिनेश नैन जी और मेजर नदीम आपके पास आता हूं। जी थैंक यू। मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि हमने तो बड़ा क्लियरली कहा कि इंडिया की जो ताकत है हमसे 6 गुना ज्यादा है, लेकिन बदकिस्मती और इंडिया की हार्ड लक ये है कि उसके पास वो जज्बा नहीं है जो मेरे पास है, उसके पास वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है जो मेरे पास है, उसके पास वो यूनाइटेड नहीं है वो जज्बा मेरे पास है। मैं अकड़ से लड़ता हूं, मैं कौम पूरी खड़ी होती है। अब सुनिए, ठीक है मशकी साहब मैं आता हूं। अब सुनिए एक बात जो आप कह रहे थे ना सर, हिंदुस्तान कितना अलग थलग पड़ गया है, एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, फिर मैं दिनेश नैन जी के पास जाता हूं। अभी हमारे प्रधानमंत्री, सुनिए सर, सुन लीजिए मशकी साहब, सुन लीजिए, मेरी आदत है मैं थोड़ा बहुत आंकड़ा लेकर ही आता हूं। हमारे प्रधानमंत्री इस समय 5 देशों के दौरे पर हैं, 2 देश हो गए, यूएई से उन्होंने शुरुआत किया, 4-5 घंटे का सिर्फ दौरा था। उसमें एक इंपॉर्टेंट है, एक सिर्फ पॉइंट आपको बता रहा हूं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अपने खर्चे पर यूएई सहमत हुआ है कि भारत के लिए 30 मिलियन बैरल, 30 मिलियन है बिलियन है, दिनेश नैन जी आप बताइएगा, इतने बैरल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अपने यहां रखेगा भारत के लिए। ये एक सहमत है। तो आप छोड़ दीजिए सारे, आपका मुमालिक है ना, आपका मुमालिक है। दिनेश नैन ये आंकड़ा जरा इनको और समझाइए कि इसके मायने क्या होते हैं, जो कह रहे थे कि अलग थलग पड़ गया हिंदुस्तान। राकेश मैं आपको बता, देखिए राकेश, आ रहा हूं मशकी साहब, 2 मेहमान और बाकी है, फिर मैं आ जाऊंगा, रुक जाइए। राकेश जी, जो ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री उसका कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया। ये इंडिया की सबसे बड़ी शिकस्त है कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन अभी एक-एक करके मशकी साहब स्किप रूट मत तलाशिए, मैं आ जाऊंगा इस पर भी, स्किप रूट मत तलाशिए। एक आंकड़ा आपको यूएई का दिया, आपका मुमालिक है ना, अपने खर्चे पर भारत के लिए पेट्रोलियम, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, तो इसका मतलब समझिए। मैं आपको दिनेश नैन जी, फिर मैं मेजर नदीम आ रहा हूं, रुक जाइए। देखिए राकेश, और जो आप सवाल कर रहे थे वो 30 मिलियन बैरल्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज ये एक पाइपलाइन जो है वो हॉर्मोज के खिलाफ, जो हॉर्मोज में अभी सिचुएशन बन रही है, उससे अलग एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है जिससे कि हॉर्मोज बिल्कुल बाईपास हो जाएगा और जितना भी तेल है, चाहे वो कुवैत का हो, चाहे वो बाकी जो गल्फ ये कोऑपरेटिव काउंसिल है, इनके जितने भी देश हैं, इनका तेल हो, वो तेल हमारे अरेबियन सी की तरफ में आ जाएगा। तो उससे फिर ये जो ईरान की तरफ से खतरा बढ़ता है वो नहीं होने का। वैसे भी देखिए, हम ईरान जो सऊदी अरब है उसने तो ईस्ट वेस्ट एक पाइपलाइन बिछाई रखा है और वो रेड सी के माध्यम से उसको यूरोपियन देशों की तरफ वो उसको भेज भी रहा है। अब मैं हामिद साहब की बात पे आता हूं। हामिद साहब का जज्बा, हामिद साहब का बहुत जज्बा है आतंकवादी पैदा करने। इन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इस्लाम का नाम लेकर के, कश्मीर का नहीं, ये इनका जज्बा ऐसा है कि इतने अच्छे धर्म को जो कि इस्लाम है उसको इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए, और उस फायदे को इस्तेमाल करते हुए ये भी नहीं देखा कि किस बेगैरत तरीके से खुद मुसलमानों के साथ में जुल्म करते हैं। आज बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम्स हैं, वहां पे इनका क्या चल रहा है, बीएलए इनका क्या हाल बना रही है। अभी बताया गया यूसुफ साहब द्वारा कि 20 से 21 के करीब लोग इकट्ठे, इनके सैनिक जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में टीटीपी ने उड़ा दी। मैं फिर आता हूं मेजर नदीम, ये जज्बा है तो जज्बा मुल्क को आगे बढ़ाने में लगाइए भाई। ये सारा जज्बा आतंकी पैदा करने में क्यों लगाते हैं? ये सारा जज्बा आमिर हमजा जैसों को पैदा करने में क्यों लगाते हैं?
ये सारा जज्बा लादेन जैसे लोगों को छिपाने में क्यों लगाते हैं? हाफिज सईद को छिपाने में क्यों लगाते हैं? मैं बताता हूँ। अब दूसरा सर, अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा ही है। सर दिनेश को शायद पता नहीं चला कि उनकी बोलती बंद हो चुकी है, वो बोले जा रहे हैं। नेटवर्क बंद हुआ है, बोलती नहीं है। नेटवर्क में दिक्कत है। मौसम ऊपर नीचे हो रहा है, नेटवर्क में दिक्कत है। किसकी बंद है ये सबको पता है। तो ये तो बात ये है कि ये जज्बा ही है जिसकी वजह से ये जो आपके चीफ ऑफ गिदड़ स्टाफ जो हैं और ये इनकी गिदड़ भपकियां हैं जो ये हमेशा देते रहे, और मैंने हमेशा चैनल पे कहा है। अब सुनिए ना, फ्यूचर टेस्ट में बात करनी है, आपकी यही दिक्कत है। एक सामान्य सा सवाल पूछा, आप यहाँ अपने जंग हारने पर फील्ड मार्शल को आपके यहाँ के लोग ही फील्ड मार्शल कहते हैं।